नमस्कार। मैं मानस किशन कक्षा 10 के नए पाठ को लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो उम्मीद है आप सभी का हमें सहयोग मिलेगा। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले संघवाद। संघवाद क्या है? तो संघवाद है जब किसी शासन व्यवस्था को दो या दो से अधिक स्तरों में बांटा जाता है, बांट दिया जाता है। तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था को हम लोग संघवाद कहते हैं। जैसे एक पूरे देश का शासन है, पूरे देश का शासन है। फिर इस देश के शासन व्यवस्था के साथ में और शासन व्यवस्था है राज्यों का शासन। बहुत सारे राज्य हैं, तो अलग अलग राज्यों में बैठा हुआ राज्यों का शासन, जिसमें शासन व्यवस्था को दो या दो से अधिक स्तरों में बांट दिया जाता है। उस शासन व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? संघीय शासन व्यवस्था। मतलब एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि केंद्र के शासन के साथ राज्यों का शासन भी मौजूद होना, ये संघवाद है। अब ये कहें कि संघीय व्यवस्था के ठीक उलट संघीय शासन के ठीक उलट जो है एक और व्यवस्था होती है, वो व्यवस्था है एकात्मक व्यवस्था। एकात्मक व्यवस्था। अब अंतर क्या है? ये संघीय शासन में और एकात्मक शासन में क्या अंतर है? तो संघीय शासन व्यवस्था में भी शासन को एक से अधिक स्तरों में बांटा जाता है। और एक जैसे मतलब देश का शासन है, फिर उसके बाद राज्य का शासन है, और दोनों का शासन क्या रहेगा? विद्यमान रहेगा। तो ये संघीय शासन व्यवस्था। और इसके ठीक उलट एकात्मक शासन व्यवस्था होती है। मतलब ये कि इसमें ये जो दूसरे ये है, जिससे ये भी अपनी स्टेट में बटे हो सकते हैं, राज्य भी बना सकते हैं, लेकिन ये क्या होगा? ये पूरी तरीके से इसके अंदर में होते हैं, इसके अधीन होते हैं। लेकिन इसमें संघीय शासन व्यवस्था में ये राज्य पूरी तरीके से केंद्र के अधीन नहीं होते हैं। तो ये मुख्य रूप से अंतर है। तो दो प्रकार की शासन व्यवस्था हुई, एक संघीय शासन व्यवस्था और दूसरे को कहते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था। तो ये दो प्रकार की शासन व्यवस्था। तो ये संघीय शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं को बताएं। संघीय शासन की मुख्य विशेषताएं है ना? इसे कौन सी विशेषताएं संघीय शासन की? तो बहुत सारी विशेषताएं हैं। पहला नंबर है, यहां सरकार दो या दो से अधिक स्तरों की होती है। नंबर, सरकार दो या अधिक स्तर कौन से होंगे? अधिक स्तर जो हो सकते हैं कि तो केंद्र का शासन है, फिर राज्य शासन हो सकता है, जैसे इसमें झारखंड आला या बिहार, अलग अलग राज्य, पश्चिम बंगाल, है ना, अलग अलग स्टेट में। अब ये जो है ये स्टेट ये भी बटे हो सकते हैं,
ये स्थानीय शासन में बटे हो सकते हैं। तो ये शासन, ये संघीय शासन की विशेषता है कि सरकार 2 या उससे अधिक स्तर की बटी होती है। दूसरा नंबर है कि अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। मतलब ये कि हम लोग यदि कहें कि झारखंड के भी निवासी हैं और देश के निवासी हैं, तो संघीय सरकार का भी अपने पर शासन चलेगा, राज्य सरकार का भी चलेगा, स्थानीय शासन भी चलेगा, स्थानीय सरकार का भी चलेगा। फिर है कि सबके अपने अपने कार्य क्षेत्र बटे हुए हैं। केंद्र का अपना कार्य क्षेत्र बटा हुआ है, राज्य अपने अलग काम करते हैं, तो सबके अपने अपने कार्य बटे हुए होते हैं। फिर है कि एक ही स्तर की सरकारें ये संविधान के मौलिक प्रावधान को एक ही स्तर की सरकार अकेले उसको नहीं बांट सकती है। फिर ये कभी कभी विवाद हो जाता है, केंद्र सरकार राज्य सरकार या 2 राज्य सरकारों में विवाद हो जाता है, तो इसको सुप्रीम कोर्ट इनको सुलझाने का काम करता है वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए। तो इस प्रकार ये दिए हुए हैं संघीय शासन के कुछ रूप, ये कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसको इसमें दिया हुआ है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये इसको जरूर एग्जाम में आता है, तो इसको जरूर ध्यान देंगे। संघीय शासन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। तो इसके बाद फिर आते हैं कि संघीय व्यवस्था के गठन का क्या तरीका होता है। संघीय व्यवस्था के गठन का तरीका है ना। तो ये इस प्रकार से हो सकता है कि जैसे भारत क्या है, एक संघीय शासन वाला देश है। भारत एक संघ है जिसमें शासन की सुविधा के लिए अलग अलग राज्य का गठन किया गया है और दोनों के अपने अपने प्रावधान है। तो इसका ये हो गया, एक तो संघीय व्यवस्था और दूसरा होता है परिसंघीय व्यवस्था। तो संघीय व्यवस्था क्या होता है? संघीय व्यवस्था जैसे भारत क्या एक संघीय शासन वाला देश है, कनाडा है और भी दूसरे देश है, रूस है संघीय शासन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, ये विभिन्न देशों को दिखाया गया है। ये कौन कौन से संघीय शासन वाले देश हैं उसको इसमें दिखाया गया है। अब ये संघीय शासन हो गया। संघीय शासन व्यवस्था का गठन का पहला तरीका हो गया परिसंघीय व्यवस्था, जिसमें क्या होता है कि सभी अलग अलग स्वतंत्र राष्ट्र मिलकर के एक बड़े ग्रुप का निर्माण कर सकते हैं। जैसे सोवियत संघ था या ऑस्ट्रेलिया ने, ये और कह सकते हैं यूएसए अमेरिका का है, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी परिसंघीय व्यवस्था में आते हैं। ये परिसंघीय व्यवस्था और संघीय शासन व्यवस्था वाले देश इसमें भारत है, बेल्जियम है, स्पेन है। ये लेकिन इसमें क्या है कि परिसंघीय व्यवस्था में जो इनके राज्य होते हैं, ये राज्य ज्यादा शक्तिशाली होते हैं और यदि ये राज्य ठान लें कि हमें इस व्यवस्था में नहीं रहना तो अलग भी हो सकते हैं, लेकिन ये इसमें स्टेट को उतनी आजादी नहीं होती है। आजादी होती है लेकिन यदि जिद करे कि हमको जो है अलग होना है इस स्टेट को, तो वो संघीय शासन होने नहीं देगा। तो ये अंतर होता है दोनों। अब आते हैं कि भारत में संघीय व्यवस्था किस प्रकार से चलती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि संघीय शासन की आवश्यकता क्या है। संघीय शासन की आवश्यकता, अब ये आवश्यकता क्यों है? तो ये व्यवस्था जो है जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि
कि इसमें जैसे भारत जैसा विशाल देश है, इसमें अलग अलग अनेक अनेक भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं। भाषा और संस्कृति, धर्म, ये अलग अलग विचारों को मानने वाले लोग हैं। तो ये संघीय शासन देश ही सभी को एक तरीके एक प्रकार से वो एक साथ में लेकर जा सकता है, इसलिए संघीय व्यवस्था की आवश्यकता है। अब तो संघीय शासन व्यवस्था, संघ सरकार इसको कहा जाता है। ये संघ सरकार से हमारा तात्पर्य है केंद्र सरकार से, जिसको हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और प्रांतीय सरकार, ये प्रांतीय सरकार है। तो ये जो है संघ सरकार और प्रांतीय सरकार। अब तीनों के अपने अपने काम बटे हुए हैं, है ना। तो इसमें जो है एक और दो प्रकार के स्तर तो थे। दो स्तर कौन कौन से थे? एक तो देखिए केंद्र का स्तर था, देश वाला स्तर, और दूसरा है राज्यों का स्तर। और इसके अलावा एक और तीसरा स्तर भी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थानीय, या फिर इसको हम लोग जिला स्तर भी कह सकते हैं। स्थानीय निकायों के भी चुनाव होते हैं, जैसे पंचायत, ग्राम पंचायत वगैरह है। तो ये सभी तो तीन प्रकार के स्तर हो गई, देश स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। तो ये हो गया। तो अपने यहाँ सबके बीच कामों का बंटवारा किया गया है। कामों के बंटवारे के लिए 3 अधिकार क्षेत्र बनाए गए हैं। तो इसको 3 सूचियां कहते हैं। 3 सूची कौन कौन सी है? एक कहती है संघ सूची, जिस पर केंद्र कार्य करता है। दूसरी सूची है, इसमें कौन कौन से कुछ विषय आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पर ये काम करता है गवर्नमेंट। इसमें ये करता है कि जैसे रक्षा, विदेश, तो ये सब जो है ये केंद्र सरकार का काम हुआ। दूसरी सूची को कहते हैं राज्य सूची। इस पर राज्य स्टेट गवर्नमेंट काम करता है। स्टेट गवर्नमेंट जैसे हो गया कृषि, सब स्टेट ये गवर्नमेंट का काम हो गया। पुलिस व्यवस्था यानी शासन व्यवस्था, व्यापार, वाणिज्य, पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, ये सब जो है इस पर स्टेट गवर्नमेंट काम करता है। और तीसरा नंबर का नाता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, इस पर दोनों काम करते हैं, ये केंद्र और राज्य दोनों काम करते हैं। यदि कभी कोई विवाद भी हो जाए तो इसमें केंद्र सरकार की बात को प्रमुखता मिलती है। तो ये जो है ये तीनों के काम हो गए। अब ये कहते हैं बची खुची अधिकार किसको मिलते हैं? तो बची खुची शक्तियां संसद को प्राप्त है। तो ये सभी है। अब ये है कि देश में संघीय शासन व्यवस्था कैसे चलती है। संघीय शासन व्यवस्था कैसे चलती है, तो इसको हम लोग अलग अलग टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। पहला नंबर है कि भाषाई राज्य का किस प्रकार से गठन किया गया। पहला नंबर, भाषाई राज्य के गठन में किस प्रकार से केंद्र और राज्यों के संबंध रहे थे, तो उसको हम लोग देखेंगे। जब देश को आजादी मिली तो इसके साथ में ही सरकारें ये नहीं चाहती थी कि अब जो है भाषा के आधार पर राज्यों में टकराव शुरू हो जाए।
लेकिन फिर भी जब दबाव पड़ा तो अलग अलग भाषा के आधार पर विभिन्न राज्यों का गठन किया गया। तो विभिन्न राज्यों का गठन किया गया, जैसे बम्बई प्रांत को तोड़ करके, बम्बई पहले प्रांत हुआ करते थे, ये तो पुराना ये आजादी के समय का मानचित्र दिया हुआ है ना, कौन कौन से राज्य कहाँ पर थे। तो ये कहा गया बम्बई, ये बम्बई प्रांत, ये बम्बई प्रांत को तोड़ करके गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात गुजराती भाषा वालों के लिए और मराठियों के लिए महाराष्ट्र का गठन किया गया। उसी प्रकार हैदराबाद को तोड़ करके कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, कन्नड़ भाषियों के कर्नाटक और तेलुगु भाषियों के आंध्र प्रदेश। तो इसी प्रकार भाषा के आधार पर विभिन्न राज्यों का गठन किया गया। फिर इसके बाद आते हैं भाषा नीति। सरकार की किस प्रकार से पॉलिसी रही है भाषा को लेकर के, है ना। तो ये कहते हैं कि अपने संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, जो जैसे ये होना चाहिए था। जैसे चीनियों की भाषा, ये चीन की भाषा चीनी है, जापानीज भाषा है, स्पेनिश है। तो उसी प्रकार अब भारत में भी हिंदी को मिलना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यवश इसको दर्जा नहीं हासिल हो पाया। लेकिन भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। उस समय हालांकि ये माना जा रहा है कि हिंदी को बहुत सारे नेताओं ने ये कोशिश की कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाया जाए, लेकिन ये हो नहीं पाया। और इस काम को 1949 में 15 सालों के लिए इस चीज को टाल दिया गया। 64-65 में बंद हो जाना था, लेकिन फिर भी लगातार ये जो है इसको हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने की वजह इस चीज को लगातार ये उलझाए रखा गया। 1965 में हिंदी अंग्रेजी की भाषा प्रयोग बंद हो जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कारण ये कि बहुत सारे नेताओं को, उस समय के तत्कालीन नेताओं को अंग्रेजी भाषा से कुछ ज्यादा ही लगाव था, कुछ ज्यादा ही मोह था। अधिकांश अंग्रेजी के ही पढ़े लिखे लोग थे, तो उस मोह को नहीं त्याग पाए और हिंदी के साथ थोड़ा अन्याय हो गया। और अब ये कहा जाता है कि अंग्रेजी को तो भी किया जाएगा, हिंदी को तो राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जा सकता है, लेकिन वो किसी भाषाओं की कीमत पर नहीं। और साथ ही साथ ये हुआ कि दक्षिण के राज्यों में कुछ राज्यों ने विरोध किया, जिस वजह से हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया। कहते हैं कि हिंदी सिर्फ 40% लोगों की मातृभाषा है, 40% लोगों की मातृभाषा है। तो इस वजह से हिंदी को आज तक राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं हो पाया है। इसके साथ में ही, हिंदी के साथ में कुछ भाषाएं हैं, लगभग 22 भाषाएं हैं, जिसको अनुसूचित, इसको कहते हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को जगह दी गई है। उसमें से एक भाषा, उसमें फिर है कौन कौन सी है, उन भाषाओं में देखिए असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती और उसको बोलने वालों का ये प्रतिशत इसमें दिया गया है। तो ये
फिर इसमें है केंद्र राज्य के किस प्रकार से संबंध रहे, शुरुआत से लेकर के केंद्र राज्य संबंध किस प्रकार से रहे हैं उसको हम देखते हैं। तो ये रहा है कि पर शुरुआती समय में क्या होता है, एक पार्टी की सरकार थी, एक दल की सरकार, मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जहां पर क्या था कि देश में भी वही पार्टी थी और राज्यों में वही पार्टी थी, तो ज्यादा टकराव नहीं हुआ। और चूंकि केंद्र क्या होते ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार उस समय की फुल मेजोरिटी होती थी, तो उनको ज्यादा ये क्या कहते हैं ये मिलता, इसमें इसे हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर केंद्र को शक्तिशाली दिखाया गया है और राज्य सभी उसके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, कटोरा लेकर के उसके सामने ये मांग रहे हैं। फिर भी देखिए इंदिरा गांधी की त्यों चढ़ी हुई है। अब यहाँ पर देखिए जब अटल बिहारी वाजपेयी जी अभी कुछ दिन ये पिछले साल उनका डेथ हुआ, तो उनकी पार्टी की जब सरकार थी, उनकी पार्टी कई दलों से मिलकर के बनी थी। अब ये थी इनको बम के रूप में दिखाया गया है, ये दुल्हन बना दिया गया है लेकिन इनको बम के रूप में दिखाया गया। एक भी बम उड़ा तो सरकार के चिथड़े उड़ जाएंगे, तो ये इसमें दिखाया गया। लेकिन फिर से जब से मोदी जी की सरकार आई है तो ये अब बहुमत वाली सरकार है, तो ये ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं। तो फिर उसके बाद है कि भारत में विकेंद्रीकरण, भारत में विकेंद्रीकरण, ये विकेंद्रीकरण क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन है। विकेंद्रीकरण कहलाता है जब केंद्र और राज्यों से, केंद्र और राज्यों से ये लेकर के इसको दे दिया जाता है, स्थानीय शासन को दे दिया जाता है। जब केंद्र और राज्यों से सत्ता को स्थानीय स्तर तक पहुंचा दिया जाता है तो इसको सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं, है ना। तो इसमें पहले क्या था कि पहले इसके चुनाव कराना ही उचित नहीं समझते थे, लेकिन 1992 के बाद काफी महत्वपूर्ण कदम उठाया गया और काफी सारे अधिकार स्थानीय स्वशासन को, लोकल गवर्नमेंट को प्राप्त हुए, स्थानीय सरकार को प्राप्त हुए। तो इसमें क्या क्या है, तीसरे स्तर इसमें ये कहेंगे 1992 के बाद 1992 के बाद स्थानीय या तीसरे स्तर की सरकार के आने के बाद स्थानीय स्वशासन या कहें तीसरे स्तर की स्थापना, तीसरे स्तर की स्थापना के बाद क्या क्या कुछ चेंज आए हैं, क्या क्या बदलाव आया है स्थानीय स्वशासन में, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्थापना के बाद क्या बदलाव आए हैं, तो काफी सारे बदलाव आए हैं। तो पहला नंबर है क्या है कि अब स्थानीय स्वशासन के चुनाव कराया जाना बाध्यता हो गई, यानी ग्राम पंचायत जिसको मुखिया कहते हैं, वार्ड कहते हैं, ये सब के चुनाव कराया जाना बहुत कंपल्सरी हो गया।
अब स्टेट गवर्नमेंट उसको कराएगा ही कराएगा। दूसरा नंबर है कि इसमें से काफी सारे सीट मुखिया, वार्ड की पंच, फिर प्रमुख जो होते हैं ये कहते हैं पंचायत समिति के, इसमें बहुत सारे सीटें जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं ओबीसी के लिए रिजर्व कर दिए है। इसमें 1/3 सीट महिलाओं को आरक्षित किया गया है। तो ये सभी, और इसके चुनाव कराने के लिए स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया है। तो काफी सारे इसमें बदलाव आए हैं। स्थानीय शासन भी जो है, स्थानीय शासन किस प्रकार का है, तो स्थानीय शासन के 2 रूप होते हैं। 2 कौन कौन से हैं? एक तो है गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में जिसको पंचायती राज कहते हैं। पंचायती राज में आपने देखा होगा कि पंचायत चुनाव होते देखे होंगे, उसमें आपने देखा होगा एक एक आदमी करीब 4-4 वोट डालता है। तो देखा है, देखा होगा मुखिया का गुलाबी या कुछ ऐसे ही, वार्ड ये मेंबर का व्हाइट, जिला परिषद का पीला, प्रमुख पंचायत समिति का ग्रीन। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा होगा। इसमें कौन से पदों के लिए हुए थे? एक तो वार्ड सदस्य के रूप में, वार्ड सदस्य, और किसका? मुखिया, है ना, मुखिया ही कहते हैं ना, हाँ मुखिया, और पंचायत समिति, और तीसरा जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद। तो एक डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जिला परिषद होता है, ब्लॉक स्तर पर जिसको थाना कहते हैं, ब्लॉक स्तर पर कौन होते हैं? पंचायत समिति होती है, फिर पंचायत में होते हैं मुखिया जी, और ग्राम पंचायत को अलग अलग वार्ड में बांटा जाता है, जिसका हेड होता है ये वार्ड सदस्य होता है। तो ये सभी था, ये तो हो गए ग्रामीण क्षेत्र में। अब शहरी क्षेत्र में क्या होता है? शहरी क्षेत्र में भी 3 प्रकार का ये होता है, जिसको हम लोग कहेंगे कौन कौन सा होता है? एक नगर निगम होता है, नगर पंचायत, दूसरा होता है नगर परिषद, और तीसरा होता है या नगर पालिका कहते हैं, और तीसरे को कहते हैं नगर निगम। जो बड़े बड़े टाउन्स होते हैं वहां पर, जो बहुत बड़ा टाउन से है, तो वहां पर नगर निगम, मध्यम स्तर वाले में नगर परिषद या नगर पालिका, और जो कस्बा अभी शहर के रूप में डेवलप ही हो रहा है, तो वहां पर नगर पंचायत होता है। तो मैं आपको ये पसंद आया होगा। क्वेश्चन आंसर बनाने की बात करें तो इसके कुछ आंसर बड़े ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले भारत की खाद्य राजनीतिक नक्शे पर राज्यों की उपस्थिति को दर्शाई। मणिपुर, सिक्किम, इसको दर्शाना है, अलग अलग कलर से दर्शाएंगे निश्चित को। फिर विश्व के खाद्य राजनीतिक मंजूर भारत के अलावा संघीय शासन वाले 3 देशों की अवस्थिति दर्शाइए और उनके नक्शे में रंग भरिए। तो इधर मानचित्र था ही, तो इसको संघीय शासन वाले देश दिखाए गए हैं। तो ये देखिए, संघीय शासन वाले देशों को दिखाया गया है। फिर इसके बाद आते हैं भारत संघीय शासन व्यवस्था और बेल्जियम से जुड़ी भारत और बेल्जियम में क्या विशेषता है और क्या समानता है। विशेषता ये है, समानता ये है
कि दोनों में तीन प्रकार के स्तर हैं। भारत में केंद्र, राज्य और स्थानीय। और वहां पर क्या है, वहां पर क्या था, केंद्र, राज्य, एक और तीसरे प्रकार का था सामुदायिक शासन। ये अंत था। फिर इसके अलावा संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या अंतर होता है, इसको कर सकते हैं। फिर 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद में दो महत्वपूर्ण अंतर, पहले क्या होते थे और उसके बाद में क्या हुआ है ना, कौन से बदलाव, बहुत सारे बदलावों के बारे में लोग पढ़ चुके हैं, तो उसमें अंतर क्या है, तो यही है। और कुछ क्वेश्चन आंसर भी जिसको आप करेंगे। चलिए, धन्यवाद। यदि पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।